आज से हमारा जो है पहला टॉपिक है, इसका चालू करेंगे अपन। सबसे पहला जो इसमें अपने को पढ़ना है, दैट इज व्हाट इज प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें जो फोल्डर्स हम बना रहे हैं उसका क्या यूज़ है, क्या फोल्डर्स बनाने हैं हमें, या खुद से बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं तो वो कहाँ प्लेस होंगे, कहाँ पे स्टोर होंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ईवार फाइल को समझना, क्योंकि पूरा खेल उसी का है। ठीक है, पूरा खेल जो है ना उसी का ही है। सो हमको वो समझना पड़ेगा पहले कि ईवार फाइल्स कैसे वर्क करें। उस दिन मैंने हल्का सा एक ओवरव्यू दिया था आपको, उसी पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप जहाँ पे भी E3D इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है, तो आपका क्या है कि जो डॉक्यूमेंट करके एक फोल्डर होता है आपका, ये डॉक्यूमेंट नहीं कहाँ गया, दिस पीसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड। हाँ, सी ड्राइव, यस करेक्ट। हाँ देखो सी ड्राइव में आपका जो यूजर होता है उसमें जाना है आपको। ठीक है, यूजर में आपका जो पब्लिक करके होगा उसमें जाना है। पब्लिक में आपका डॉक्यूमेंट ये रहा, ये वाला डॉक्यूमेंट है, नॉट दिस डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट जो आपकी सी ड्राइव में है, इस पब्लिक डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ पे है आपका अवीवा स्टोर। ठीक है, जब आप इंस्टॉल भी करते हो ना, सो इट इज गोना स्टोर हियर। ठीक है, जब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे। उन फोल्डर्स में आपको क्या करना है, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है उसमें जाना होता है। प्रोजेक्ट के फोल्डर में आपको E3D का फोल्डर मिलेगा, एंड यहाँ पे है जो आपके प्रोजेक्ट्स स्टोर होते हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब जिसपे आप काम करने वाले, है ना, वो सारे आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्या होंगे, स्टोर होंगे। अच्छा, जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप देखना, आप जब इंस्टॉल करोगे ना आपको ऑप्शन पूछता है कि आपको अवीवा का सैंपल प्रोजेक्ट चाहिए क्या, आपको अवीवा का कैटलॉग प्रोजेक्ट चाहिए क्या, आपको अवीवा का मरीन प्रोजेक्ट चाहिए क्या। सो व्हेन यू टिक ऑन दैट, तो वो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे बन के आते हैं। जैसे ये है अवीवा कैटलॉग, अवीवा मरीन सैंपल और अवीवा प्लांट सैंपल। अच्छा, अवीवा कैटलॉग में क्या होता है, अवीवा कैटलॉग में स्टोर होता है अवीवा का कैटलॉग्स। अभी कैटलॉग्स में क्या होगा, उसमें सारे कैटलॉग्स होते हैं, मतलब डिसिप्लिन के, जैसे पाइपिंग का कैटलॉग होगा, स्ट्रक्चर का कैटलॉग होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन का होगा, एचवैक का होगा, तो सारे स्ट्रक्चर जो है ना, तो ये सारे कैटलॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं, अवीवा कैटलॉग के अंदर। अभी इसमें क्या स्टोर होता है कैटलॉग के अंदर, प्रोफाइल्स। क्या स्टोर होता है, प्रोफाइल्स। ठीक है, प्रोफाइल्स क्या होंगे, जैसे एल्बो है तो एल्बो का प्रोफाइल होगा। ठीक है, फ्लैंज है तो फ्लैंज का प्रोफाइल होगा। अभी एल्बो है तो उसमें कैटेगरी आ जाती है, लॉन्ग रेडियस, शॉर्ट रेडियस, 90 डिग्री, 45 डिग्री। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है, इस फोल्डर के अंदर। तो अभी कैसा होता है ना कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट ABC। ठीक है, बट अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में आपके पास कुछ नहीं होता। You don't have any drawings, you don't have any vendor information, you don't know what type of elbow, flange और equipment जो भी है, क्या आने वाला है वो हमको कुछ नहीं पता। करेक्ट, तो हमको क्या करना होता है, प्रोडक्ट को तो चालू करना होता है। प्रोडक्ट को चालू करने का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट हमें स्पेस ब्लॉक करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस कैटलॉग चाहिए होता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस कैटलॉग। तो अभिमा ने क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है आपके, इक्विपमेंट मतलब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, नॉट इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स जो है अवीवा ने बना दिए हैं पहले से। ठीक है, अभी मैंने पहले से क्या करा, बना दिए, मतलब आपको यदि फैन चाहिए 150 रेटिंग का, इतने साइज का आपको रेस फेस फैन चाहिए, तो अवीवा ने ऑलरेडी बना रखा है। दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरीज। ठीक है, तो अवीवा ने कैटलॉग की लाइब्रेरीज पहले से बना रखी है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अवीवा कैटलॉग को उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो सब हम देखेंगे कैसे हम दूसरे प्रोडक्ट को अपने में लाते हैं, या उसका यूज कैसे होता है, वो सब अभी हम देखेंगे। तो ये अवीवा कैटलॉग में आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और अपना प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए आपके पास कुछ होता है, मतलब आपको लाइन पाइप डालना है, आपको एल्बो डालना है, आपको फ्लैंज डालना है, तो आप वहां से यूज करके डाल देते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर कि अवीवा का जो कैटलॉग होता है हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, हम्म, है ना। तो अवीवा का जो कैटलॉग है, हाँ उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, 99% ट्रस्ट कर सकते हैं। बट टू बी स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो वॉल्व हो गया,
वॉल भी मतलब नॉर्मल वॉल नहीं, जो बिल्कुल रेयर वॉल होते हैं, जैसे आपका कोई प्लग वॉल हो गया, निडल वॉल हो गया, इन सब के केसेस में थोड़ा सा डायमेंशन ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज आपका यदि 4 इंच का गेट वॉल है तो उसकी डायमेंशन और जो नॉर्मल वेंटर की डायमेंशन है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। फर्क आता है सेंटर ऑफ द वॉल टू द टॉप ऑफ द हैंडल, दैट्स द डिफरेंस। वहां पे डिफरेंस आता है। क्यों? कभी कभार हैंडविल होता है, कभी कभार लीवर होता है, कभी कभार हैंडविल जो है सामने की तरफ होता है, कभी कभार हैंडविल ऊपर की तरफ होता है। तो ये वेंडर टू वेंडर है, ठीक है। बट एंड टू एंड डायमेंशन जो है वो सेम रहती है। तो हम लोग इनिशियल फेज में उसको यूज कर सकते हैं ठीक है। हाँ, अभी जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं अभी पेंट ओपन करता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक वॉल्व है, ठीक है। ये आपका वॉल्व है, राइट। तो वॉल में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वॉल में जो है आप, ये वॉल का सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से आपको जो है इसका ये हैंडविल हो गया, ठीक है। अब हैंडविल आपका दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है हैंडविल ऊपर की तरफ, करेक्ट, और एक हो सकता है हैंडविल आपका सामने की तरफ, राइट। ये दो चीजें हो सकती है। हैंडविल का जो व्हील होता है वो या तो ऊपर की तरफ फेसिंग अपवर्ड होगा, या तो फेसिंग फ्रंट ऑफ द वॉल होगा, है ना। फ्रंट व्यू में देख रहे हो तो तुम्हारी तरफ फेस कर रहा होगा। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। या तो फिर आपका जो वॉल होता है उसमें क्या होता है, एक लीवर होता है, ऐसा एक लीवर होगा, राइट, लीवर ऑपरेटेड वॉल्व होगा। तो जो छोटे साइज के वॉल्व होते हैं वो लीवर ऑपरेटेड होते हैं। मैं भी स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा कि कौन सी साइज का होता है, क्योंकि 150 रेटिंग का होगा तो इट कैन गो टू 6 इंच लीवर ऑपरेटेड, है ना। बट यहाँ पे आपका, जहाँ पे रेटिंग जितना बढ़ता जाएगा, लीवर ऑपरेटेड जो है उसका साइज कम होता जाएगा। मतलब फिर तो 2 इंच में ही लीवर मिलेगा, 3 इंच, 2 इंच के ऊपर सब फिर हैंडल हो जाता है यदि 900 रेटिंग, 1500 रेटिंग, 2500 रेटिंग है तो। गॉट माई पॉइंट। तो वॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंड टू एंड डायमेंशन, दैट इज एंड टू एंड डायमेंशन। मतलब इस फेस से ये फेस के बीच का जो डायमेंशन होगा, दैट इज योर एंड टू एंड डायमेंशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो होती है वॉल के लिए, दैट इज योर सेंटर ऑफ वॉल टू सेंटर ऑफ हैंड व्हील, या फिर सेंटर ऑफ लीवर मान लो। सो ये जो डायमेंशन है ना, बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट कैटलॉग के। देखो उसके अंदर तुम कुछ भी अतरंगी करते रहो, नोबडी मैटर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जब कोई तुम्हारा काम को चेक करेगा, क्योंकि तुम कैटलॉग करते हो, तो जो तुम्हारे पाइपिंग इंजीनियर है उनको, अब यूजुअली क्या होता है कि एडमिन जो करता है ना, लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ठीक है। बट कोई तुम्हारा कोई काम को यदि कोई, मान लो तुम भी एक एज अ न्यू एडमिन घुस रहे हो, या ट्रेनी एडमिन घुस रहे हो, या एज असिस्टेंट एडमिन घुस रहे हो, तो तुम्हारा काम को कोई चेक करेगा ना, तो वो यही चीज चेक करेगा सबसे पहले कि एंड टू एंड डायमेंशन और सेंटर ऑफ वॉल टू सेंटर ऑफ हैंडविल कितना है, because these two things can impact the layout and isometric। एंड टू एंड डायमेंशन इम्पैक्ट करता है आपके आइसोमेट्रिक को। क्यों? क्योंकि यदि मान लो इसकी लेंथ आपने 10 mm कम कर दी, या 100 mm कम कर दी, तो पूरे आइसोमेट्रिक में पाइप की लेंथ 100 mm से बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, जिसे कट लेंथ बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना। तो वहां पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि हैंडविल की हाइट को आपने ऊपर नीचे कर दिया, हो सकता है आपने हैंडविल की हाइट को जो है 200 mm से नीचे रखा है, तो क्या होगा, ओवरहेड कोई लाइन जा रही होगी, या कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई बॉक्स लगा रहा होगा वहां पे, तो जब उसकी हाइट बढ़ेगी एक्चुअल ड्राइंग में के हिसाब से, यदि 200 हाइट को आपने कम रखी है तो एक्चुअल में तो 200 ज्यादा है, जब वो बढ़ेगा तो वो हिट होगा, वो क्लैश होगा, और उस क्लैश के से लेआउट इम्पैक्ट होगा होगा। सो कैटलॉगिंग करते वक्त हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि चीजें क्लैश नहीं होनी चाहिए, आइसोमेट्रिक में कट लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए। ये दो फंडे यदि आपको समझ में आ गए तो आपका कैटलॉगिंग में कोई आपको उंगली नहीं उठाएगा कि भाई एंड टू एंड डायमेंशन। अब वो चाहे फ्लैंज हो, फॉर एग्जांपल आपके पास यदि यहाँ पे फ्लैंज है, लेट अस से दिस इज अ फ्लैंज। अब ये फ्लैंज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? दो चीजें। एक तो फ्लैंज का ओडी इंपॉर्टेंट है, और इसकी ओवरऑल लेंथ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। लेकिन फ्लैंज में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, है ना। दैट इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। क्यों थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ द बोल्ट का लेंथ। यदि फ्लैंज की थिकनेस आपकी कम ज्यादा है तो ये बोल्ट की लेंथ कम ज्यादा होगी, समझ में आया? जहाँ पे 80 mm का बोल्ट लगा रहे हो आप, अभी फ्लैंज की थिकनेस मान लो आपने 100 mm है,
ठीक है, ओरिजिनल 100 mm बट आपने 80 कंसिडर करके चला है, तो क्या होगा, बोल्ट की लेंथ भी 20 mm से कम हो जाएगी। तो जो आइसोमेट्रिक में जो बोल्ट आएगा उसकी लेंथ हो सकता है 80 mm आए, बट हमको चाहिए 100 mm, चाहिए ना। देखो दो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि बिल्कुल प्रोजेक्ट में वाट ही लग गई हो, ऐसा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि बोल्ट्स जो है वो साइड पे बन जाते हैं ना कटिंग कर करके, राइट। बट स्टिल एक्यूरेसी नाम की भी कोई चीज है ना, प्रोफेशनलिज्म एक्यूरेसी और आपका परफेक्शन नाम की भी कोई चीज है, तो इसलिए फिर हमको क्या करना पड़ता है कि उसका ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा फ्लैंज में किस किस चीजों से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक तो आपका लेआउट का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लैश का इम्पैक्ट पड़ेगा, और फ्लैंज में एक और चीज ऐड होती है बोल्ट का। खाली फ्लैंज में ऐड नहीं होता है, जितने भी फ्लैंज्ड कंपोनेंट है, जितने भी फ्लैंज्ड कंपोनेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फ्लैंज्ड कंपोनेंट मतलब जिसके यहाँ पे फेस है, रेस फेस, आरटीजे, रिंग टाइप जॉइंट, मेल एंड फीमेल ग्रुप जो भी हो, ठीक है, तो उनमें बोल्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है। अच्छा दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, तो बोलोगे सर ये बोल्ट से लेआउट कैसे इम्पैक्ट होगा। आप नोटिस करना कि जैसे मान लो ये फ्लैंज है, ठीक है, इस फ्लैंज के पीछे अब आपने क्या लगा रखा है, एक पाइप लगा, बट ऑब्वियस एक पाइप लगेगा, लगेगा। अब इस पाइप पे आपने, आपको पता है लेआउट में हमने पढ़ा कि मिनिमम जो हमें वेल्डिंग स्पूल देना है वो 100 mm देना है। मान लो तुमने यहाँ पे ड्रेन लगा दिया है, यहाँ पे ड्रेन है, अब इस फ्लैंज में जो लगने वाला जो बोल्ट है वो लगना चाहिए 100 का, अभी तुमने लगाया 80 का। तो क्या होता है कि जब ये बोल्ट को आप निकालते हो, मतलब जब आप फ्लैंज को ढीला करते हो तो बोल्ट निकालोगे, जब बोल्ट निकालोगे और इसकी लेंथ तो एक्चुअल में 100 होनी चाहिए, तो इट में हिट द ड्रेन, इट में हिट द ड्रेन, तो उससे क्या होगा, अब फिर तुमको ड्रेन खिसकाना पड़ेगा। अब मान लो तुम्हारे पास ड्रेन के लिए जगह ही नहीं है खिसकाने की, तो फिर तुम क्या करोगे, फंस गए ना। सो दीज स्मॉल स्मॉल जो मिस्टेक्स है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है फिर लेआउट के ऊपर, राइट। एक छोटे से बोल्ट के चक्कर में पूरा लेआउट को, ड्रेन को इधर उधर सरकाना पड़ेगा, कहीं और लगाना पड़ेगा। अब इस ड्रेन को सरकाना इज नॉट दैट, क्या बोलते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है, बट जहाँ पे आप उसमें एक एक्स्ट्रा एल्बो जोड़ दिए, एक्स्ट्रा पाइपलाइन जोड़ दिए, देन इट विल इम्पैक्ट, समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब भी हम कैटलॉगिंग करते हैं, अब कैटलॉग में आपको पता है पीएमएस में इतने इतने ही हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट है। हमको यदि हर कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो यदि याद हो गई, कैटलॉग वाले बंदे को वो चीज याद होनी चाहिए। अच्छा पाइप है तो उसमें ये एट्रीब्यूट तो आने चाहिए, फ्लैंज है तो उसमें ये एट्रीब्यूट तो आना ही चाहिए, तो ये चीज है ना आपको रटा होना चाहिए, आपकी मसल मेमोरी में होना चाहिए। अच्छा वॉल, तो वॉल के लिए मेरे को इतने पैरामीटर तो मस्ट है ही है, ठीक है। तो जब हम लोग कैटलॉगिंग करेंगे ना, तो हम लोग उसको सीखेंगे कि अच्छा वॉल्व है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया? चलो, तो अपन अभी अपन यहाँ पे, हाँ, क्या क्या लेआउट, हम्म, हाँ वो अपन सिखाएंगे ना तुमको, वो सिखाएंगे, अरे वही तो काम है अपना, एडमिन में और कोई काम ही नहीं है रे, यही काम है। एडमिन में देखो, एडमिन मैंने आपको तीन चार चीजें बताई, देखो एडमिन में आपको सिस्टम एडमिन आना चाहिए, कैटलॉग एडमिन आना चाहिए, आईसो और ड्राफ्ट। इसमें सिस्टम आईसो और ड्राफ्ट एडमिन जो होता है वो स्टैटिक कंपोनेंट है, मेरे हिसाब से वो स्टैटिक कंपोनेंट। क्यों, आपने एक बार कर दिया ना तो आपको बार बार उसमें लॉग इन करके कूदने का जरूरत नहीं होता है। बात समझ में आई? एक बार आपने सिस्टम एडमिन जाकर प्रोडक्ट का पूरा सेटिंग कर दिया, तो आपको बार बार उसके अंदर जाने का जरूरत नहीं होता, अनटिल अनलेस आपको कोई यूजर को एक्सपेंड एक्सपेंड करना है तो बात अलग है। अदरवाइज आप सबसे ज्यादा काम करने वाले हो कैटलॉग एडमिन में, सबसे ज्यादा, और वो डायनामिक होता है। क्यों, क्योंकि डेली आपके रिविजन आते हैं, डेली आपके वेंडर 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 की जो है जो रिवीजन कॉपीज आएंगी, वॉल की अपडेटेड कॉपीज आएंगी, दुनिया भर की चीजें आएंगी, आती रहती है कंटिन्यूस, वो प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट का वो फ्लो बना रहता है। तो इसीलिए क्या है, कैटलॉग जो है ना थोड़ा डायनामिक रहता है, क्योंकि डेली आपको चेंज करना होता है। अभी क्या होता है कि हर एडमिन का ना अपना एक स्टाइल होता है करने का, स्टाइल इन द सेंस कि अभी तुमको मैं कैसे समझा, देखो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये फ्लैंज का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एडमिन जो कैटलॉग एडमिन है उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो पहला पैरामीटर इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉमिनल बोर होना चाहिए, नॉमिनल साइज बोलो, नॉमिनल बोर, ये दैट इज द बाय डिफॉल्ट और फर्स्ट पैरामीटर यही होता है।
सेकंड पैरामीटर मैं जो रखता हूँ वो रखता हूँ कनेक्शन टाइप, ठीक है। थर्ड पैरामीटर जो होगा ये फ्लैंज का है तो मैं रखूंगा फ्लैंज का ओडी, ठीक है। उसके बाद मैं रखता हूँ फ्लैंज का थिकनेस, ठीक है। उसके बाद मैं रखता हूँ ओवरऑल हाइट, उसके बाद मैं रखता हूँ हब हाइट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं रखता हूँ वेल्ड सिंबल, ठीक है। मैं वेल्ड सिंबल, तो ये मेरे फिक्स्ड है। अब इसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट या एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करना तो मैं उसके नीचे रखता हूँ। अब ऐसा करने से, ये मेरी मेथोडोलॉजी है, सब बंदे अपने अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हैं। तो इस ये करने से क्या है, जब भी मैं अभी जैसे कोई डिजाइनर मेरे पास आया, सर ये इशू आ रहा है, बोल्ट नहीं आ रहा है या इनकम्पैटिबल कनेक्शन टाइप एरर दिखा रहा, तो मेरा सबसे पहला काम होता है क्यू पैरा करना। मैं जैसे ही क्यू पैरा करता हूँ तो मेरे को नीचे लिख के दिखाता है 100 FRFA, उसके बाद लिख के दिखाएगा आपका 150 पेज, उसके बाद लिख के दिखाएगा 23, इसके बाद लिख के दिखाएगा आपका 190, उसके बाद लिख के दिखाएगा आपका 65, ठीक है। और उसका लिख के दिखाएगा 25, समझ गए। तो जब ऐसा लिख के दिखाता तो मेरे मेरे मेरी मसल मेमोरी में क्या स्टोर है, अच्छा मेरे को तो पता है कि मैंने क्या बनाया है। तो मेरे को समझ, अच्छा 4 इंच का है, 150 रेटिंग का, रेस फेस का है, 150 उसका फ्लैंज जोड़ी हो गया, ठीक है, 23 उसका थिकनेस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा पाइप डेटा प्रॉपर क्रॉस चेक कर लूंगा, अच्छा ये फ्लैंज जोड़ी सही है, 23 भी सही है, ओवरऑल हाइट हाफ हाइट सब सही है। अच्छा यहाँ FRFA की जगह FRF भी होना चाहिए था क्योंकि 300 रेटिंग का स्पेक है, इसलिए इनकम्पैटिबल कनेक्शन आ रहा है। समझ में मेरी बात। तो मेरे मेथड के हिसाब से मैं, मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि डिजाइनर को नहीं समझ में आएगा ये 100 FRFA 150 23, डिजाइनर को नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस वो कैटलॉग आता हो तो, समझ गए। तो ये एक एडमिन ही समझ सकता है, ठीक है। अब जो डिजाइनर है यदि उसको ये चीज पता है, उसने कभी सीखी है, इसको ये भी पता है कि भाई जो पहला पहला जो एट्रीब्यूट है वो साइज ही होता है, और जनरली आप अवीवा का भी कैटलॉग उठा के देखो तो जनरली आपको कनेक्शन टाइप आपको दूसरा एट्रीब्यूट मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर उसको पता होगा कि FRFA का मतलब क्या होता है, फ्लैंज रेस फिर 150 रेटिंग होता है, राइट। हम्म। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये आपको यदि पता है तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द एरर्स। इसलिए मैं बोलता जब भी अपन एडमिन सीखते हैं ना तो अपने को डिजाइन में मास्टरी होनी चाहिए कि यार अपना बहुत तगड़ा है डिजाइन, और अपन ने डिजाइन मास्टरी इन द सेंस बेसिक कमांड पता होनी चाहिए यार, समझ गए। अपन कोई चीज कमांड डाल रहे तो उससे क्या एट्रीब्यूट्स क्या वैल्यूज आ रही है, वो वैल्यूज का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो अपन खोज भी लेते हैं, ठीक है। खैर वो सब ठीक है, अभी अवीवा कैटलॉग फोल्डर ज्यादा ही एक्सप्लेन हो गया, राइट। देखो अब ये अवीवा कैटलॉग फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ACP मैंने बताया, 3 अल्फाबेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, अवीवा कैटलॉग प्रोजेक्ट ACP 000 इज अ फोल्डर, जहाँ पे आपका कैटलॉग में यदि आप कुछ भी अपडेट करते हो तो वो यहाँ पे आके अपडेट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है फिर, ACP 7000 7000 ये सब क्या है, तो ये डेटाबेस का नंबर है, ये सब क्या है, डेटाबेस का नंबर है। तो 7000 सीरीज, अच्छा अभी जो डेटाबेस का नंबर, अभी डेटाबेस का नंबर क्या होता है या डेटाबेस क्या होता है पहले वो समझते हैं। डेटाबेस एक तरह का फोल्डर है जिसमें आप कोई भी काम को सेव करते हो, जैसे अभी आपके पास नॉर्मल आपका एक कंप्यूटर है, आपके पास आपके 10th की मार्कशीट की PDF कॉपी है, तो आपने क्या किया, आपने एक लोकेशन, चाहे वो डेस्कटॉप हो या C ड्राइव हो या D ड्राइव हो, वहां पे जाके आपने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम लिखा 10th मार्कशीट, उस फोल्डर के अंदर आपने क्या किया, उस PDF को डाल दिया, ठीक है। अब कल को आपने उसी PDF में कुछ चेंजेस किया, एडिटिंग करी, है ना, PDF एडिटर में जाकर आपने कुछ एडिटिंग करी और उसको आपने सेव किया, तो वो क्या होगा, वो उसी फाइल में उसी नाम से सेव हो जाएगा, बस यहाँ पे डेट मॉडिफाई हो जाएगा और उसका साइज बदल जाएगा। फंडा क्लियर। अब उसी 10th की मार्कशीट में आपने क्या करा, अभी हमने एक नया फोल्डर बनाया, उस नए फोल्डर में आपको नाम दिया 12th की मार्कशीट और उसमें हमने 12th की मार्कशीट की PDF डाल दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मार्कशीट हो गई। अच्छा अभी आपने लिखा कि एक आपने बनाया फोल्डर डिग्री करके, उसमें आपने
क्या डाला, पहले तो डाला डिग्री, एक उसी फोल्डर का एक डॉक्यूमेंट डाला डिग्री, दूसरा आपने डॉक्यूमेंट डाला फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट, तीसरा आपने डाला सेकंड सेमेस्टर मार्कशीट, ऐसे करके 8 सेमेस्टर का मार्कशीट, फिर आपने डाला प्रोविजनल डिग्री। तो बहुत सारे आ गई फाइल्स उसमें, तो वही है ये फाइल्स। ठीक है, ये एक डेटाबेस में एक फाइल है, इसमें यदि कुछ अपडेट होगा तो इसका साइज बदल जाएगा, उसका डेट बदल जाएगा। 7001 जो है ये अनदर डेटा, ये दूसरा डेटाबेस है, इसमें कुछ चेंज करोगे तो इसमें जो भी चेंजेस होगा उसका साइज और उसका नाम तारीख बदल जाएगी। ठीक है, ये है सीरीज नंबर। तो अवीवा ने क्या किया है कि जो 7000 की जो भी सीरीज है, मतलब फोल्डर का नाम जो आप 10 12 दे रहे हो ना, वो फोल्डर का नाम अवीवा क्या करता है 7000 सीरीज, मतलब 7001 7002 से लेके 7000 का जो पूरा सीरीज है 8000 तक, 7999 तक, वो सारा किसने ले लिया है, अवीवा ने ले लिया है। तो कल को इन फ्यूचर अवीवा यदि कुछ अपने कैटलॉग में, जैसे अवीवा कैटलॉग के अंदर ही वो कुछ ऐड करता है या कुछ डिलीट करता है, जो भी मॉडिफिकेशन करता है, तो वो कोई भी डेटाबेस नंबर यदि लेना चाहेगा तो इसी सीरीज का लेगा। इसके अलावा जो भी डेटाबेस नंबर है 1 से लेके 6999 तक या फिर 8000 से लेके आगे तक 2.5 लाख तक, वो सब हमारे लिए छोड़ रखे हैं उसने एज अ यूजर, मतलब कंपनी के लिए। ठीक है ना, तो ये भी एक हमको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। तो डेटाबेस क्या है, एक फोल्डर है जहां पे आप अपने काम को सेव करते हैं। फंडा क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ आते हैं डिफॉल्ट्स, तो कुछ डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं, है ना, वो सारी फाइल्स कहाँ पे स्टोर होती हैं, यहाँ पे। तो इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि अवीवा की डिफॉल्ट फाइल है। इन डिफॉल्ट फाइल की मदद से ही बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं अवीवा के अंदर ना, तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली डाया ड्राइंग ये आपके ड्राफ्ट की फाइल्स है, इंफॉर्मेशन की कुछ फाइल्स है, आईसो से रिलेटेड जो फाइल्स होंगी यहाँ से होंगी, मैक्रो से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो मैक में से स्टोर हो जाएंगी, पिक्चर से रिलेटेड ड्राफ्ट में भी हम बहुत सारे पिक्चर्स को यूज करते हैं तो वो सारी यहाँ पे स्टोर होती है। स्टेंसिल्स ये एक अलग ही चीज है। उसके बाद ये क्या है, ACP टेम्पलेट है। ठीक है, ये टेम्पलेट फोल्डर्स है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, है ना, TMPL करके आप देखो इक्विपमेंट के टेम्पलेट्स बना, तो वो सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, इतना फंडा समझ में आया। अब इसमें अब ये सारे, अब देखो एक सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर में काम कैसा होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इफ और इफ नॉट का एक ऑप्शन होता है कि भाई ये होगा तो ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपके कोड्स लिखे होते हैं, उसमें कोड्स मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो वो लिखे होते हैं। तो ये ईवार फाइल जो है ये डॉट बैट मतलब इट्स अ बैच फाइल, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को रन करने का फाइल है ये। तो ये ईवार फाइल में ये लिखा होता है कि भाई जब आप बोलते हो कि मेरे को मॉडल लॉगिन करना है, मॉडल लॉगिन करके आपको 3D डिजाइन स्टोर करना है, आपने वहां पे सेव वर्क किया, तो जब वो सेव वर्क हो तो सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए कि मुझे वो सेव की हुई फाइल कहाँ रखनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 3D मॉडलिंग में जो भी काम होता है वो यहाँ स्टोर होता है ना। तो तुमने 3D मॉडल ओपन किया और वहां पे कर दिया, क्लिक कर दिया सेव वर्क कुछ काम करके, तो वो फाइल कहाँ आके स्टोर होनी चाहिए, इस फोल्डर के अंदर। तो ये ईवार फाइल बताता है कि ये फोल्डर का पाथ कहाँ है। ठीक है, तो चलिए इस ईवार फाइल को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, ये नोटपैड में आपका ओपन होता है। ठीक है, कोई भी आपका एडिटर ले लो, उसमें आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट नोटपैड में होता है। अब इसमें क्या लिखा है ये समझते हैं, इसमें लिखा है सेट। सेट का मतलब हम लोकेशन को फिक्स कर रहे हैं, किसकी लोकेशन, ACP000 की। तो ACP000 ये फोल्डर का नाम है। अब इक्वल्स टू परसेंटेज प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अवीवा कैटलॉग ACP000, ये किसका पाथ है, इसका पाथ है। किसका पाथ है ये, इसका पाथ है ये, तो वही पाथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी कैसा है ये अवीवा का है। ठीक है, मैं तुमको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट का दिखाता हूँ तो तुमको क्लियर होगा। जैसे मैं इसमें जाता हूँ और इसको मैं एडिट किया तो यहाँ देखिए। सो बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपन जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपन को प्रॉपर ये पाथ देना है। ठीक है, अभी आप देखोगे वहां पे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सब लिख के आया, देखो ये है पाथ, यही पाथ यहाँ पे भी है, देखो
प्रॉपर सी यूजर पब्लिक डॉक्यूमेंट अवीवा प्रोजेक्ट E3D विशाल, और विशाल का प्रोजेक्ट का कोड VIS और 000। सिंपल, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी करो और ये फोल्डर में आओ, एक नोटपैड ओपन कर लो और उसमें यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, ये मैं, हाँ ये मैं मैनुअल बता रहा हूँ, ये सब तुमको करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। समझ में? जस्ट बता रहा, नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो गया या तुमसे धोखे से डिलीट हो गया तो तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आई? सिमिलरली अभी विशाल 000 का विशाल मैक फाइल है, मैक फोल्डर है, तो उसका पाथ मैक फोल्डर को यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा, ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टिल विशाल तक आता है ना, टिल विशाल तक आता है ना ये। अब आपको लेकिन पूरा चाहिए ना, विशाल / VIS मैक भी चाहिए, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी में जाओ, देन यू विल गेट अ फुल पाथ ऑफ दिस। सो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है इसको हम करते हैं कॉपी और फिर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जितने फोल्डर बने हैं उतना आपको ऐसा यहाँ तक करना है। ठीक है, ये लास्ट। इसके बाद आता है सेट VIS ID 000 ID। ये VIS 000 ID इज इक्वल्स टू विशाल लिखने से क्या होगा कि जब मैं अपना अवीवा, मतलब मैं जब यहाँ पे ये वाला इस पे डबल क्लिक करूंगा, तो डबल क्लिक करने पर जो मेरे को ओपन होता है ना, अवीवा E3D ओपन होता है, तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम वहां पे दिखना चाहिए, तभी तो मैं उस पर क्लिक करके फिर उसमें मॉडल में जाऊंगा, है ना। तो वो ये विशाल VIS 000 ID इज इक्वल्स टू विशाल देने से मेरे प्रोजेक्ट का नाम वहां पे लिख के दिखाएगा। फंडा क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है? बाकी सब क्लियर। चलो, तो ये इतना तुमको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो मेरा मेन प्रोजेक्ट E3 2.1 का फोल्डर होगा, उसी के अंदर होता है मेरा कस्टम UR फोल्डर। ये कस्टम UR फोल्डर क्या करता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स को आपको आपकी स्क्रीन पे, मतलब जब E3D के हम लॉगिन फॉर्म को ओपन करते हैं तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिखाने हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप E3D लॉगिन किया तो सिर्फ आपको एक ही प्रोजेक्ट दिख रहा है, आपको वहाँ पे अवीवा कैटलॉग दिखेगा, आपको वहाँ पे अभी विशाल का प्रोजेक्ट है तो वो दिखेगा, जैसे यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ना वो सारे दिखेंगे। तो वो कैसे दिखते हैं, वो दिखते हैं कस्टम UR फाइल से। ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, कस्टम UR फाइल से। अब कस्टम UR फाइल में बहुत सारी चीजें जो है डिफॉल्ट होती हैं, जैसे ये यहाँ से लेके ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या होता है, ये डिफॉल्ट होता है। यहाँ रेम सेट ईवार है ना, AKERTRA जो है, यहाँ से लेके आपका पूरा जो है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आपको दिखाना चाहते हो वो आपको दिखेगा। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो है, मैं यदि अवीवा का जब भी लॉग इन करूंगा तो मेरे को ये सारे दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। रेम सेट ईवार फॉर अनवर, जैसे ये लिखा है मैंने। ठीक है, अभी ये लिखा है तो इसका मतलब है रिमूव सेट ईवार फॉर अनवर। अनवर क्या है, वो प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अनवर प्रोजेक्ट का नाम है। तो बोल रहा है कि जो अनवर प्रोजेक्ट के अंदर जो ईवार फाइल है उसको सेट करो, जिसकी डेट और टाइम। अब देखो, जिस दिन आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस दिन आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, मतलब द टाइम यू क्रिएट अ फोल्डर हियर, वो डेट और वो टाइम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वो डेट और वो टाइम लिख दो और इस फोल्डर का पाथ लिख दो। जैसे अब ये फोल्डर का, ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है ना, प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ईवार फोल्डर, ये इनका पाथ लिखते हैं, लेकिन जब कस्टम ईवार में ये मेन फोल्डर का पाथ लिखते हैं। तो कैसा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये पाथ को कॉपी कर लो पूरा। समझ गए? पाथ को कॉपी करो और यहाँ पे कॉल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दो। समझ आया? अब देखो ये डबल ये जो पाथ है ये किसका है, कहाँ गया अनवर, अनवर कहाँ चला गया, ये रहा अनवर। तो अनवर, अनवर जो है, अनवर का मैंने क्या करा, अनवर का कौन से पाथ का, कौन से किसका पाथ लिखना है, उसके ईवार का पाथ लिखना है। क्यों? क्योंकि वो ईवार क्या करेगा, फिर उन फोल्डर्स को रन करेगा। तो ये ईवार जो है इसका पाथ लिखना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया,
Okay, call mama. Call mama. No, that mama said you have to immediately. Okay, wait, I'm coming. ठीक है, ये सिक्योरिटी में जाके ये पाथ जो है आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ये कस्टम यूआर फाइल किसको कॉल करता है? यूआर फाइल को कॉल करता है। यूआर फाइल किसको कॉल करता है? इन फोल्डर्स को कॉल करता है। बेसिकली एक दूसरे का पाथ लिखते हैं हम। कस्टम यूआर में हम यूआर फाइल का पाथ लिखते हैं जिस प्रोजेक्ट का यूआर फाइल है, और यूआर फाइल के अंदर हम उस प्रोजेक्ट के फोल्डर्स का पाथ लिखते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो अब हम लोग जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो उसमें हम आते हैं प्रोजेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएशन का विजार्ड होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएशन विजार्ड आपका होगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे अवीवा, अवीवा में आप जाके देखोगे तो यहाँ नीचे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट क्रिएशन विजार्ड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएशन विजार्ड में हम क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है, कोई बहुत बड़ा नहीं बोलते। हाँ ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रोजेक्ट क्रिएशन विजार्ड में हमको लिखना है प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। तो लेट अस से मैं लिखता हूँ कि एक अपना फेक नाम बताओ जो तुमको पसंद हो। कुछ भी दे देगा, कुछ भी। ये है प्रोजेक्ट का नाम, कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट का नाम है कुछ भी दे दीजिए। इसका प्रोजेक्ट का कोड होगा तो के बी डी। ठीक है, कुछ भी दे दीजिए। तो हम देखो, अच्छा अब यहाँ पे हम और अल्फाबेट डालने जाएंगे ना तो नहीं डालने देगा, समझ रहे हो? तो ओनली 3 कोड्स। क्यों? क्योंकि जो फोल्डर्स होते हैं ना उसमें 3 ही अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद वो नहीं लेता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमने दे दिया kbd इज द प्रोजेक्ट कोड। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या डाला है, सी यूजर पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब देखो आप जब ट्रेनिंग करते हो, जैसे मैं भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरे पास कोई नेटवर्क सर्वर कुछ है नहीं, वन ड्राइव कुछ है नहीं। सो ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं अपनी सी ड्राइव में कर रहा हूँ, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सी ड्राइव में कर रहा हूँ, राइट? बट रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में दिस इज डिफरेंट। अब ये रियल टाइम में आप इसको स्टोर कर सकते हो कहाँ पे, नेटवर्क पे। ठीक है, आप इसको कहाँ स्टोर कर सकते हो, नेटवर्क। ये आप देख रहे हो यहाँ पे नेटवर्क है। ठीक है, तो आप इसको स्टोर कर सकते हो इस नेटवर्क में। अभी नेटवर्क में करो, वन ड्राइव में करो, जैसे मैंने पिछली कंपनी में जो किया था वो वन ड्राइव में किया था। ठीक है, तो वन ड्राइव में क्या होता है, उस वन ड्राइव का पाथ देना पड़ता है। अच्छा, अब आप बोलो कि सर इसमें उसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि यदि मैं सी ड्राइव में करूंगा तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो तुम बोलोगे सर तो फिर जो यूजर है, उस दिन आप बोले थे यूजर को एक्सेस देना है, कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि या तो वो यूजर अपने लॉगिन आईडी से मेरे लैपटॉप को यूज करे, या तो मेरे लैपटॉप को मैं यूज करूं, या मेरे लैपटॉप को तुम यूज करो, या मेरे लैपटॉप कोई और यूज करे अपनी लॉगिन आईडी से, दैट कैन वर्क। बट साइमल्टेनियसली मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ, तुम वहां बैठ के काम कर रहे हो, और तो हम अपन दोनों को लॉगिन करना है एक साथ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लोकल और ग्लोबल है। हाँ हाँ, तो वो पाथ पे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, सो एवरीवन कैन एक्सेस दैट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, एवरीवन कैन एक्सेस दैट प्रोजेक्ट। तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउज पे जाओ, और ब्राउज में जाके आपका जो लोकेशन है जहां पे आप डालना चाहते हो वो लोकेशन को डालो, या तो नया फोल्डर बना के डालो, या जैसा भी है, जहां से नया फोल्डर बनाया उसमें लिख दो E3D प्रोजेक्ट, फिर उसके अंदर आप जो है इस फोल्डर को, मतलब KBD फोल्डर जो है आपका वहां पे स्टोर हो जाएगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है, क्या लगाना हो? हाँ, अरे वो सब तो अलग चीज है रे, वो सब अलग चीज है, वो यहाँ से नहीं होता है। लोगो तो वो फोल्डर पे लोगो लगा रहता है। फिर हाँ, हम्म, अरे वो ब्यूटिफिकेशन वो सब आउटसाइड ये है, इसलिए वो अपना उसमें अपना कोई काम नहीं। ठीक है, चलो
मेरे को उसका फोटो खींच के भेज देना, तू जो बोल रहा है मेरे को इसको समझना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो यदि वही लोकल में रखना है, अपने ही सिस्टम में करना, अब जैसे तू प्रैक्टिस भी करेगा तो तेरे को सी ड्राइव में ही रखना पड़ेगा, और जब तू रियल टाइम काम करेगा तो या तो वन ड्राइव में रखो, या तो जो भी नेटवर्क ड्राइव है आपकी उसमें घुसा के रखो, ताकि सभी लोग उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, अच्छा, तो तुम्हारा ये सवाल भी होना चाहिए कि भाई वन ड्राइव में रखूंगा तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस आएगा। देखो डिफरेंस क्या आएगा मालूम है, डिफरेंस आएगा तुम्हारा जो ईवार फाइल है ना, अभी जैसे ईवार फाइल में तुम जाते हो, एडिट में जाते हो, तुम क्या लिख रहे हो, सी लिख रहे हो ना ये, तो वहां पे क्या होगा तुम्हारे ईवार फाइल में वो नेटवर्क ड्राइव का पाथ आएगा, एंड दैट विल बी कॉमन। तो मतलब क्या है, ये जो ईवार फाइल होगी ना वो सभी के लैपटॉप पे, जितने लोग उस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे ना वो सभी के लैपटॉप में ये ईवार फाइल ऑटोमेटिकली रन होगी, तुमको बार बार जाके। अब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मैं लास्ट कंपनी में मेरे पास वहां पे वन ड्राइव कुछ नहीं था, इट्स अ वेरी स्मॉल फॉर्म, उसके लिए फ्रीलांस किया था हमने, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमको हर के लैपटॉप में जाके ये पाथ को डालना पड़ रहा था बार बार। समझ गए, नेटवर्क में रखने से क्या, एक बार डाला वो सबको एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो लैपटॉप सारे लैपटॉप वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये दैट्स द डिफरेंस। ओके, चलो इतना हो गया, डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स में अब यहाँ पे कुछ भी देना है लिख दो भाई, कि यहाँ पे अभी इसको लिख देता हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट रिफाइनरी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी उसका कुछ भी लिखना, प्लेस वे लिखना, वो सब लिख दो। मैसेज वैसेज में कुछ लिखते नहीं है अपन, सिंपली इसको ओके कर दिया। प्रोजेक्ट वेरिएबल्स, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये प्रोजेक्ट वेरिएबल्स क्या करते हैं, ये फोल्डर डिसाइड करते हैं। तो प्रोजेक्ट वेरिएबल जाओगे तो इसमें आप देखोगे ऑटोमेटिकली सब बन गया, देखो, है ना। अब ये जो जो चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, ये ग्रे है अभी, इसका मतलब क्या है, दीज आर द डिफॉल्ट फोल्डर जो कि मैंडेटरी है एक प्रोजेक्ट के क्रिएशन के लिए, बिना इसके प्रोजेक्ट आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये वेरिएबल्स जो है ग्रे आउट है। अभी आप नीचे देखोगे तो कुछ कुछ होंगे जो ग्रे आउट नहीं, जैसे ये DWG, तो आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, हमने उस पर क्लिक कर दिया, और बाकी सब तो हमें मैंडेटरी है ही, तो हमने इसको ओके कर दिया, कर दिया। अब ये मरीन प्रोजेक्ट है कि नॉर्मल प्रोजेक्ट है, तो उस यदि मरीन है तो क्लिक करो, और नॉर्मल है तो छोड़ दो। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट का लोकेशन है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो लिख के आ रहा है प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके कर दिया, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ तक कोई डाउट है, ये देखो मेरा कुछ भी दे दीजिए, प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के आ गया है। इस पे क्लिक किया तो ये सारे फोल्डर बन के आ गए हैं। इस पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट 3 फाइल्स होती है। अब ये 3 फाइल्स क्या है, कम्युनिकेशन फाइल, मिसलेनियस फाइल एंड सिस्टम फाइल। ये 3 फाइल को भी आपको कभी भी डिलीट नहीं करना है, बिकॉज इसकी वजह से ही आपके मॉड्यूल्स रन होते हैं। ठीक है ना, इस सबका एक दूसरे से लिंक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ईवार फाइल पे आइए, राइट क्लिक करिए, एडिट में जाइए। अब आप यहाँ पे देखिए आपका ये सब बन के आ गया, आईडी भी सेट होके आ गई है, आ गया है। कुछ दिक्कत है यहाँ तक, ये तो आपका हो गया प्रोजेक्ट क्रिएशन विजार्ड। बट क्या इस इतना होने के बाद मेरे को यहाँ पे अवीवा E3D में प्रोजेक्ट दिखेगा क्या, वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या लगता है आएगा। तो आएगा, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये देखो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ बनाए हैं और सबके यहाँ पे इंफॉर्मेशन हैं, तो LIS करके है, कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। अच्छा, अभी ये जो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ है, ये तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट ना। अब अब एक सिनेरियो बताता हूँ तुमको, रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ। क्या होता है, कभी कभार हम प्रोजेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कोई, क्या बोलो, अभी जैसे मान लो तुम मेरे को बोल रहे हो कि या तो मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को एक प्रोजेक्ट भेजा, बोले यार भाई यार थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में देख यार, थोड़ा सा इसमें मेरे को इशू आ रहा है। तो वो क्या किया, उसने मेरे को वो प्रोजेक्ट मेरे को
प्रोजेक्ट भेजने का मतलब क्या होता है कि ही सेंडिंग मी दिस फोल्डर, राइट क्लिक किया, कॉपी और मेरे को भेज दिया, ठीक है। उस सिनेरियो में जब मैं इसको इस पर्टिकुलर लोकेशन में पेस्ट करूंगा इस प्रोजेक्ट को, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टम यूआर फाइल में मुझे उसे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो आप, ये ऑटोमेटिकली द डेट एंड द टाइम व्हेन द प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया। अभी मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको लॉग इन करता हूँ, ठीक है, देखते हैं प्रोजेक्ट मेरा आता है कि नहीं आता। सो देखिए दिस इज माय प्रोजेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं, कुछ भी दे दीजिए, LMCPL अनवर। सो देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट माई प्रोजेक्ट हियर। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रोजेक्ट को यदि कॉल करना है तो उसको कस्टम यूआर फाइल में डालना इज इम्पोर्टेंट, समझ गए। सो ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको बताया कि दोनों सिनेरियो में क्या हुआ। इसको मैं अब सेव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको क्लोज कर देता हूँ, और अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ एक बार, हम फाइनली चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं आया। सो खाली ईवार फाइल बनाना या फिर प्रोजेक्ट की इशू से फोल्डर बनाने से प्रोजेक्ट नहीं आएगा, आपको कस्टम यूआर फाइल। अब यदि आप अपने ही सिस्टम में प्रोजेक्ट क्रिएशन विजार्ड से बना रहे हो नया प्रोजेक्ट, तो फिर कस्टम यूआर करने का जरूरत नहीं है। कहीं से कॉपी करके ला रहे हो और उस प्रोजेक्ट को यूज करना है, तो फिर आपको कस्टम यूआर फाइल में जाके उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखिए कुछ तो भी दे दीजिए, नंबर में कुछ तो भी दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो भी हमने लिखा था वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो रेफरेंस। रेफरेंस में क्या आ जाता है? रेफरेंस में वो चीजें आती हैं, वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसको हमने एज अ रेफरेंस अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है। अब इसमें सबसे कॉमन जो चीज यूज होती है वो होता है अब ACP। क्या यूज होता है? ACP प्रोजेक्ट यूज होता है, दैट इज अवीवा कैटलॉग प्रोजेक्ट। मतलब ये एक ये यूज होता है और एक ये यूज होता है। अवीवा कैटलॉग प्रोजेक्ट इसलिए यूज होता है ताकि हम अवीवा के एल्बो, फ्लैंज, रिड्यूसर, कैस्केड, वॉल जो भी है खाली पाइपिंग का नहीं, स्ट्रक्चर का, इलेक्ट्रिकल सब कुछ माल हम इसमें कॉपी कर लेते हैं। किसमें? अपने प्रोजेक्ट में। सो दैट मेरे पास वो ऑप्शन रहे कि जब मैं अपना PMS बनाऊं तो मैं उनके कैटलॉग से कंपोनेंट लेके अपने स्पेक में डाल सकूं, ठीक है। तो वो तो हो गया अवीवा कैटलॉगर। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ अवीवा प्लांट सैंपल? यहां से हम लोग उठाते हैं क्या? ड्राफ्ट के टेम्पलेट्स, आईसो ड्राफ्ट के टेम्पलेट्स, समझ गए। इसलिए ये दो प्रोजेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, अपने हर प्रोजेक्ट में एज अ रेफरेंस प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। तो आप कभी भी चेक करना, यदि आपके भी प्रोजेक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे रेफरेंस में आपको ACP और APS आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द रेफरेंस। अब इसके बाद आप जरूरी नहीं है आपको ये, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। देर इज नो सच प्रॉब्लम कि भाई खाली यही दो यूज करना। आपने अभी देखो रियल टाइम में बताओ तो ACP और APS तो होता ही होता है। रियल टाइम में दूसरे प्रोजेक्ट का भी डेटाबेस हम यूज करते हैं। क्यों? हो सकता है कि हमने वहां पे कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स बनाए होंगे जो कि इस प्रोजेक्ट में भी यूज हो रहे हैं। जनरली कंपनी में क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स एक ही टाइप के होते हैं। अब जैसे तुम्हारी कंपनी है तो वो एक ही टाइप के प्रोजेक्ट करेगी क्योंकि वो उसका स्पेशलिटी है। तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं, एक मास्टर डेटाबेस बनाते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जितना करेंगे उतना उनका लाइब्रेरी एक्सपांड होता है, ताकि इन फ्यूचर कल को फिर जब दोबारा वही प्रोजेक्ट आएगा तो कैटलॉगिंग में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। समझ गए? राइट। ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे अब आपका यूजर नेम, पासवर्ड, MDB। अब यहाँ देखो MDB कुछ है नहीं, सब खाली पड़ा। यूजर नेम आपका कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने बनाया ही नहीं, राइट। आपने, अब आपको चाहिए यूजर, आपको चाहिए पासवर्ड, आपको चाहिए MDB। नाउ ये तीनों चीजें आपकी कहाँ बनती है? सिस्टम एडमिन में। कहाँ बनती है? सिस्टम एडमिन में। तो इस चीज को एक्सेस करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू गो टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहला चैप्टर समझ में आया आपको? प्रोजेक्ट क्रिएशन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। चलो ये बंद करते हैं।
अब हमारा यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे अच्छा अवीवा में 3 ऑप्शन है, देख रहे हो, अवीवा एवरीथिंग करके लिखा है, एक अवीवा एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, और एक आपका अवीवा कैटलॉग होता है। वो भाई साहब कहाँ गए पता नहीं चल रहा है मेरे को, तो उसको अपन यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है, अवीवा ये रहा, ठीक है। सो इस तरह से आपके ये 3 ऑप्शन होते हैं, अवीवा एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिन, अवीवा कैटलॉग, कैटलॉगिंग एंड अवीवा 3D मॉडलिंग के लिए, ड्राफ्ट, आइसोग्राफ एंड 3D मॉडलिंग के लिए आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। फंडा क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं अवीवा एडमिनिस्ट्रेशन में, अब ये देखते हैं चलेगा कि नहीं। मेरे को डाउट ये है कि अभी चलेगा कि नहीं, वही है, नहीं तो क्या होता है ना कि नहीं चलता कभी और। राइट, अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोजेक्ट नहीं है क्या भाई, बोला तो ये अल्फाबेटिकली रहता है, बताते ये रहा, कुछ भी दे दीजिए, सही नाम रखवाए हो यार तुम, कुछ भी दे दीजिए, तो कुछ भी, ठीक है। चलिए अभी आपने जो है प्रोजेक्ट क्रिएशन आपने कहाँ से करा था, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट क्रिएशन करा था, यहाँ से। देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड एज न्यू प्रोजेक्ट, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम फंडा है, सेम प्रोसेस, नथिंग चेंज, ठीक है। तो तुम यहाँ से एक बार ट्राई करके देख लेना, राइट। अब मैंने क्या बोला, अब हम चालू कर रहे हैं सिस्टम एडमिन। तो सिस्टम एडमिन में आपको क्या चाहिए भाई, अभी सिस्टम एडमिन में आपको यूजर, डेटाबेस और एमडी बनाना है, तो भाई कहीं से कहीं ना कहीं से तो घुसना पड़ेगा उसके अंदर। तो अवीवा ने क्या किया, एक बाय डिफॉल्ट चीजें बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज बाय डिफॉल्ट, ये आपका सुपर यूजर जिसे बोलते हैं। सो सिस्टम इज अ सुपर यूजर, और उसका पासवर्ड हम जो है 6x रखा हुआ है, सब कैपिटल में, ठीक है। एमडीबी हमें कुछ है नहीं तो हमें बनाना है, क्योंकि अभी एमडीबी यहाँ पे कुछ आप डाल ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं तो क्या डालोगे, ठीक है। अच्छा ये स्टैम्प आपने देखा होगा, मैंने जब E3DB लॉगिन किया था तब भी आपने स्टैम्प देखा था। स्टैम्प कुछ नहीं है, स्टैम्प एक तरह का सील होता है, स्टील सील, मतलब वो डेट और टाइम का एक कॉम्बिनेशन है कि भाई इस डेट पे इस टाइम पे ये काम को मैंने सेव कर दिया, मतलब यहाँ तक का काम इस डेट और इस तारीख तक का काम इस पर्टिकुलर स्टैम्प के अंदर है। तो स्टैम्प भी क्या करता है, इट स्टोर एन इवेंट फॉर अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। जैसे अभी हम लोग करते हैं 30% मॉडल रिव्यू करते हैं, 60% मॉडल रिव्यू करते हैं, 90% मॉडल रिव्यू करते हैं ना। तो जब 30% का मॉडल रिव्यू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ स्टैम्प कर देते हैं। तो और फिर मान लो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसका यूज क्या है, मेनली तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये यूज क्या है, तो यूज ये है कि मान लो 30% का मैंने थोड़ा बहुत काम किया, बट अब मेरे को देखना है कि अरे यार उस 30% के टाइम पे क्या हुआ था, मेरे को यदि वो देखना है, तो देन आई विल गो टू द स्टैम्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। ये सब यूज होता नहीं है, बट तुमको बता रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है सिनेरियो, ठीक है। तो मेरे को 30% के यदि उसमें जाके देखना है कि यार उस टाइम पे क्या उस हमने रूटिंग करी थी या क्या मॉडिफिकेशन किया था, यदि मैं देखना चाहता हूँ, या उस टाइम में क्या कमेंट था उसके ऊपर, है ना, ये देखना चाहता हूँ, तो फिर देन विल यूज स्टैम्प। अब रियलिटी में क्या होता है वो देखो, रियलिटी में एक तो आपके पास हर दिन का नेविस होता है, बैकअप होता है नेविस का, है ना। दूसरा, यदि कोई 30% मॉडल रिव्यू का यदि कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स है तो यू विल हैव अ कमेंट लिस्ट ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि जब हम 30% मॉडल रिव्यू करते हैं तो हम लोग नेविस में उसके कमेंट्स लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर पोर्शन में ये कमेंट था, अच्छा हैंडल बढ़ा दो, हैंडल झुका दो, हैंडल गिरा दो, वॉकवे को थोड़ा और चौड़ा कर दो, वॉकवे का पतला कर दो, यहाँ लैडर लगा दो, यहाँ हेडरूम क्लियरेंस मेंटेन नहीं हो रहा था, हेडरूम क्लियरेंस और बढ़ा दो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग या तो वर्ड फाइल में उसका स्नैपशॉट के साथ उसका डिस्क्रिप्शन और किसने कैप्चर किया वो सब लिखते हैं, राइट। दैट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट बनता है। वही काम E3D ने भी एक फीचर अपने में दे दिया कि भाई स्टैम्प, ठीक है। अब मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया तो बस बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एडमिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एडमिन में क्लिक करूंगा तो मैं इस प्रोजेक्ट के सिस्टम एडमिन में लॉग इन हो जाऊंगा। अंडरस्टूड? ठीक, देखो ये मेरा सिस्टम एडमिन में मैं लॉग इन हो गया हूँ। ऊपर क्या दिखा रहा है, केबीडी एडमिन एडमिन ये सब दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, इस सबको हम समझेंगे कैसे क्या है। अब इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ये देखिए टीम्स, यूजर, एमडीबी, ये हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें बनानी होती है, ठीक है। टीम्स, यूजर्स एंड एमडीबी एंड एक और है डेटाबेस, 4 चीजें। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो आपको सिस्टम एडमिन में करना है, ठीक है। दीज आर द
4 थिंग्स जो आपको सिस्टम एडमिन करना। अब ये अविवा इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये अपने स्कोप में नहीं है तो ये नहीं पढ़ने वाले अपन, ठीक है। अविवा का पता है ना, अविवा का एक अविवा इंजीनियरिंग करके भी एक है मॉड्यूल, सुना होगा कभी। अविवा का यूनिफाइड इंजीनियरिंग, हाँ दैट्स अ टूल दैट इज यूज फॉर आई थिंक फॉर टैगिंग एंड ऑल, वो सब चीजों के लिए यूज होता है, इंजीनियर टैग्स एंड ऑल। बहुत है यार अविवा के अंदर, बहुत कुछ है। ठीक है, उनकी खुद की अपनी एक दुनिया है, राइट। ओके, चलिए मेन अभी मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, टीम बनानी है, यूजर बनाने हैं, डेटाबेस बनाना है और एमडी बनाना। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हमें बताऊंगा कि बनाते क्या है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, मेरे को सबसे सिंपल सिस्टम एडमिन ही लगता है, मेरे को टफ लगता है वो कैटलॉग, राइट। तो मीडिया 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 इसको बड़ा कैसे करते हैं पता है, छोड़ो मैं ही खोलते हैं। ओके चलिए मुद्दे पे आते हैं, नोट पैड भी चाहिए होगा। देखिए मैंने क्या बोला, हमको क्या चाहिए, एक हमको चाहिए टीम, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, यूजर। उसके बाद हमको क्या चाहिए, डेटाबेस, डीबी लिखते हैं उसको। हाँ, और हमको चाहिए एमडीबी, ये हम लोग सीक्वेंस में बनाएंगे, ठीक है। व्हाट इज टीम, व्हाट इज यूजर एंड व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज एमडीबी। सो टीम वो होता है जिसमें हम नंबर ऑफ पीपल को एक ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। तो बेसिकली हम जो टीम बनाते हैं वो हम ऐसे बना सकते हैं कि डिसिप्लिन वाइज बना सकते हैं। जैसे हमने जैसे बना दिया पाइपिंग टीम, ठीक है। हमने बना दिया स्ट्रक्चर टीम, ठीक है। हमने बना दिया इक्विपमेंट टीम, ठीक है। उसके बाद हमने बना दिया इंस्ट्रूमेंटेशन टीम, हमने बना दिया इलेक्ट्रिकल टीम, जो जितने भी आपको चाहिए, आपको HVAC के लिए भी चाहिए HVAC टीम, ठीक है। तो इतनी तो जनरली कॉमनली टीम होती है, ठीक है। अब पाइपिंग टीम है, पाइपिंग यदि मेरे पास टीम है, पाइपिंग टीम है, तो उस पाइपिंग टीम के अंदर मैंने डाल दिया यूजर्स। क्या नाम दिया, अशोक, अशोक डाल दिया मैंने, डाल दिया विशाल, डाल दिया मैंने, डाल दिया विवेक, डाल दिया, ठीक है। मैंने अनुज डाल दिया, है ना, मैंने साहिल डाल दिया। तो भाई ये 4 लोग जो है मैंने किसके अंदर डाल दिए, पाइपिंग टीम के अंदर डाल दिए। तो ये क्या है, ये चारों क्या है मेरे यूजर्स हैं, ये चारों क्या है, यूजर्स हैं। अच्छा, अब आता है डेटाबेस। डेटाबेस किस किस का होगा, डेटाबेस हर डिसिप्लिन का होगा भाई, है ना। डेटाबेस किस किस का होगा, हर डिसिप्लिन का होगा। तो डेटाबेस दो तरह के बनाएंगे, एक हम डिजाइन डेटाबेस बनाएंगे, एक हम ड्राफ्ट डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है ना। तो डेटाबेस भी कैसा है, डिसिप्लिन वाइज, बट उनके काम के हिसाब से। तो मैं यदि बनाता हूँ तो पाइपिंग के लिए मैं एक डिजाइन डेटाबेस बनाता हूँ, और पाइपिंग के लिए ही मैं एक ड्राफ्ट डेटाबेस बनाता हूँ। करेक्ट मेरी बात समझ आई। सिमिलरली स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक डिजाइन बनाऊंगा, और स्ट्रक्चर के लिए मैं एक ड्राफ्ट बनाऊंगा, समझ मेरी बात। सिमिलरली एंड सो ऑन, ठीक है। इतना फंडा क्लियर हो गया ना। फिर एक मैं बनाऊंगा आईसो एडमिन का डेटाबेस, एक आईसो के जो आईसो एडमिन में मतलब एज अ आईसो के एडमिन के काम के लिए एक डेटाबेस होगा, ठीक है। और एक आईसो के लिए नॉर्मल चाहिए, तो एक आईसो के लिए भी, हम आईसो के लिए बस डेटाबेस बनाने का जरूरत नहीं, सिर्फ खाली आईसो एडमिन के लिए बनाना पड़ता है, समझ आया। तो ये हो गया मेरा डेटाबेस। अब डेटाबेस में होगा क्या, जितना भी पाइपिंग से रिलेटेड काम होगा वो कहाँ स्टोर होगा, इस डेटाबेस में। जितना भी पाइपिंग के ड्राफ्ट से रिलेटेड जो काम होगा वो कहाँ स्टोर होगा, इसमें, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चर का भी जितना डिजाइन होगा इसमें, स्ट्रक्चर का जितना ड्राफ्ट का काम होगा इसमें। अब समटाइम्स अच्छा आईसो एडमिन है तो हमारे लिए ड्राफ्ट एडमिन भी चाहिए भाई, क्योंकि ड्राफ्ट का भी एडमिन रहता है, तो ड्राफ्ट एडमिन का भी एक डीबी होगा, समझ गए, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ड्राफ्ट से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट जो है वो सब हम इसी के अंदर डालेंगे, समझ में आया इतना फंडा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एमडीबी बनाते हैं। एमडी मतलब मल्टीपल डेटाबेस, मल्टीपल डेटा। अब ये क्या है, ये एक तरह की बाल्टी है जिसमें आप ये सब कुछ उठा के भर दोगे,
और इसका नाम दे दोगे आपने, क्या नाम दे दिया आपने, के, अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या था, के कुछ भी दे दोगे, हाँ KBD आपने नाम दे दिया MDB का, और आपने ये सारा कुछ माल उठा के इसमें डाल दिया MDB में। अब MDB क्या होता है देखो, अब आता है यूज के ऊपर। कभी कभार जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है ना, तो MDB छोटे छोटे MDB बनाते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे कि MDB फॉर पाइपिंग बना दिया हमने। उसी के बाद हमने क्या कर दिया, MDB जो है KBD डैश स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें यहाँ पर यूजर को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि वो किस डेटाबेस में आके काम करे, और उसको किस डेटाबेस का एक्सेस हो। पाइपिंग का है तो खाली पाइपिंग के डेटाबेस इसमें डालो और पाइपिंग के यूजर को उसको लिंक कर दो, तो पाइपिंग ही उस पर काम कर सकता है। सिमिलरली स्ट्रक्चर का बनाया तो स्ट्रक्चर के यूजर को स्ट्रक्चर के डेटाबेस को लिंक कर दो, तो स्ट्रक्चर के लोग ही उस पर काम कर पाएंगे, है ना। ये होता है, ये तब करते जब प्रोजेक्ट बहुत मैसिव होता है, मतलब पूरी की पूरी रिफाइनरी एक ही कंपनी को दे दी है ना। अब क्लाइंट ने क्या किया, भैया रिफाइनरी के 2 यूनिट अपन दे देंगे किसी और कंपनी को, 2 यूनिट दे देंगे किसी और कंपनी को, 2 यूनिट दे देंगे किसी और कंपनी को। तो जब यूनिट छोटी छोटी है तो एक MDB बनाओ, उसमें सबको घुसा दो। समझ आ रहा है। यदि बड़ा प्लांट बहुत बड़ा है तो उसको टुकड़ टुकड़ा बांट दो। ठीक है, ये मैं तुमको बताऊंगा भाई, अपन जब उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से अपन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो फिर अपन वहां पे अपन डिसाइड करें। अब ये एडमिन का काम होता है भाई, कि कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे डेटाबेस को डिवाइड करना है। अब डेटाबेस, या जैसे मैंने बताया, डेटाबेस आप डिसिप्लिन वाइज बनाओ। डेटाबेस आप क्या बोलते हैं, जैसे पाइपिंग है तो पाइपिंग के अंदर अब यदि आप बोलते हो कि नहीं मेरे को फ्लूइड कोड के हिसाब से डेटाबेस बनाओ। समझ आ रहा है। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि जब आप बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हो ना, तो कल को यदि कोई मिस्टेक होगी, मान लो डेटाबेस उड़ गया, डिलीट हो गया, तो पूरे प्लांट का डेटा नहीं जाएगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट का ही डेटाबेस गायब होगा। तो क्या होगा, इम्पैक्ट कम आएगा। अब मान लो तुमने एक MDB बनाया, सब कुछ उसी में डाल दिया, अब कुछ प्रॉब्लम आ गया, डेटाबेस करप्ट हो गया, है ना, तो क्या होगा, पूरा पूरा प्लांट साफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सो डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क। अब आप बोलोगे सर तुम्हें छोटे प्लांट में तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, डेटाबेस साफ होगा तो कुछ नहीं, तो अपन बैकअप भी होता है, ऐसा नहीं होता, बैकअप भी रखते हैं, हर दिन का बैकअप होता है ना। वो हर दिन का बैकअप सेट होता है कि भाई, अब बैकअप भी क्या है, सी बैकअप सब नाम बड़े बड़े हैं। बैकअप क्या होता है, अब जैसे मान लो तुमने ये है, ये तुम्हारा है फाइल, है ना। अब होता क्या है कि सिंपली जैसे तुमने आज काम किया, ठीक है, तो आज इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, तुमने कल काम किया तो कल का फाइल इसमें सेव हो गया। अब होता क्या है, जब बैकअप करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसको कॉपी करते रहते हैं। जैसे तुमने आज पूरे दिन भर काम किया, रात के 12 बजे ये प्रोजेक्ट जो है कॉपी होके एक जगह पे सेव हो जाएगा। फिर कल तुम आए, अगले दिन आए, पूरा काम किया, तो कल का पूरा काम कॉपी होके एक दूसरे ड्राइव में या दूसरी लोकेशन पे सेव हो जाएगा। बात समझ आ रही है, वो है बैकअप। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इतना फंडा समझ में आया। अब इसको हम कल कल जब हम लोग बैठेंगे ना, तो इसको हम बनाएंगे कि ये कैसे बनता है, कैसे हम इसकी प्लानिंग करेंगे। ये प्रोडक्ट कितना बड़ा है तो उसके हिसाब से हमें कितने यूजर चाहिए, कितने हमको एडमिन यूजर चाहिए, वो सब हम प्लान करेंगे। कितना एरिया है, अब जैसे क्या होता है, कभी कभार आपका एक यूनिट है, अब एक यूनिट में आपने यहाँ पे बना दिए 4-5 एरिया। जैसे ये आपका एक ऐसा हो गया, ये आपका एक ऐसा हो गया, मान लीजिए यहीं पे आपके 3 है ना। और ये आपका एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, 6, 7, 8 जो भी इतने भी। तो आपको एरिया वाइज बनाना है क्या डेटाबेस, समझा। अब ये एरिया वाइज करोगे तो जितना तुम टुकड़ों में तोड़ोगे, तुम्हारे लिए क्या होगा, रिपोर्ट जनरेशन तुम्हारे लिए इजी रहेगा। समझ में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स निकालते हैं ना, वो इजी रहेगा। अभी कल को कोई बोलेगा अरे हम, अभी जैसे मान लो तुम, एक और इम्पोर्टेंट चीज तुमको बताना भूल गया। जब हम बहुत सारे टुकड़ों में चीजें बनाते हैं ना, तो हमको कल को मान लो क्लाइंट को शेयर करना है कुछ, है ना। तो यदि एक MDB है तो यू हैव टू शेयर द होल प्रोजेक्ट। बट टुकड़ों में है तो तुम उसको सिर्फ स्पेसिफिक चीज ही भेजोगे। जैसे मान लो एरिया 1 का क्लाइंट बोला मेरे को एरिया 1 का डेटा शेयर करो, भाई तो उससे क्या होगा, तो एक तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले ही आप यदि क्लाइंट को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भेज दिए, तो कल को क्लाइंट ने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो
है ना। तो इसीलिए क्या है कि टुकड़ों टुकड़ों बनाने से क्या होता है, हाँ जितना मांगा उतना ही देंगे, एक पाइप मांगेगा तो एक पाइप देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वाला सामान, समझ गए। तो क्या बोलने वाला था मैं, डायलॉग के बीच में मेन काम की चीजें भूल गया। हाँ, कल वो सनी देओल की मूवी देख रहा था ना, इसलिए डायलॉग याद आ गया। खैर, तो हाँ, जितना मांगोगे उतना देंगे, ठीक है। तो ये है सारी चीजें। कल अपन फिर पढ़ेंगे कैसे टीम्स, यूजर, डेटाबेस और एमडी बनाते हैं, उसके बाद अपना सिस्टम एडमिन निपट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें होती है, जैसे अभी देर आर प्रोसेसेस, कैसे प्रोसेसेस बोल लो या वर्किंग स्ट्रक्चर बोल लो, फिलोसफी, पॉलिसीज बोल लो, जो भी है ना। तो कैसा होता है सिस्टम एडमिन में, अपने को वीकली क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी चेक करना होता है ना। ये सब चीजें भी होती है, ये सब अपन देखेंगे कि डेटा इंटीग्रिटी कैसे चेक होता है ना। मतलब उसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपने डेटाबेस बनाया है ना, वो कोई फाइल करप्ट तो नहीं हो गई है, ठीक है। अब जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, यूजुअली ड्राफ्ट में बहुत इशू आता है, ड्राफ्ट में, आईसो ड्राफ्ट में बहुत इशू आता है कि डेटाबेस जो है कुछ 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 तो भी इशू आ रहा है, पिक्सल का या जो दुनिया भर किसी का भी इशू आ रहा है। तो हमको उस टाइम में क्या करना पड़ता है, डेटाबेस इंटीग्रिटी चेक करना पड़ता है कि भाई डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई पैच तो नहीं रन करना है ना, कुछ फाइल ऐसी है जो मिसिंग तो नहीं हो गई है ना। कई बार बच्चे लोग, अभी ये सब इश्यूज क्यों आते हैं, ये सब इश्यूज क्यों आते हैं, एक तो होता है इरेगुलर पावर सप्लाई की वजह से, या फिर डेटाबेस जो है आपका प्रॉपरली राइट नहीं हो रहा है ना। राइट मतलब जब आप सेव वर्क कर रहे हो ना, तो वो फाइल प्रॉपरली सेव नहीं हो रही। अब मान लो आपने सेव वर्क किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करो, सेव वर्क देखना, वो घूमता रहता है ना, सर्कल घूमता रहता है। अब उसी के बीच में मान लो पावर शॉर्ट हो गया, या नेटवर्क डाउन हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रॉपरली सेव नहीं हुआ, प्रॉपरली सेव ना होने की वजह से उस टाइम में तो इनिशियली फेस में तो आपको पता नहीं चला, लेकिन डाउन द लाइन जब उसमें और सेव वर्क हो रहे हैं, तो वो अनकंप्लीट फाइल के ऊपर आप दूसरी फाइल चिपका रहे हो, तो वो जो जो भी बैक एंड जो प्रोसेस होता है, कहने का मतलब वही है कि ढंग से सेव ना हुआ हो तो डेटाबेस करप्ट होने के चांस होते हैं। अब डेटाबेस करप्ट हो गया तो अपना सारा का सारा काम साफ हो गया। फिर यदि बैकअप नहीं रखा है तो जीरो से स्टार्ट करो, फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन, बैकअप नहीं है तो, ठीक है ना। इसलिए बैकअप रखना एज अ एडमिन, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर कि बैकअप हो, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलेंगे, ओके।